नमस्कार। कक्षा 9 के सभी प्यारे बच्चों के लिए और मैं हूं स्मिता शर्मा। मेरी पोस्टिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची जिला रायसेन में है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समकालीन भारत की 3rd यूनिट अफवाह। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की समकालीन भारत की 3rd यूनिट का अफवाह। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफवाह किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को अफवाह कहते हैं। नदियों का जो जाल फैला हुआ है उसे हम अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे इमेज की सहायता से भी आप समझ सकते हैं, ये नदी जा रही है, इसकी सहायक नदियों की भी सहायक नदियां इनमें मिलकर बन रही हैं, तो ये बहुत सारी नदियों का जो जाल सा बन जाता है उसे हम नदी तंत्र कहते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र लिया है और ये सिंधु नदी बह रही है, साथ में उसकी ये सहायक नदियाँ हैं बहुत सारी, ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं और इसी को हम नदी तंत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे जल विभाजक। जल विभाजक किसे कहते हैं, हमारा एक क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, कोई भी ऊंचा क्षेत्र है, जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये ऊंचा क्षेत्र आया है, ठीक है, यह उच्च भूमि है और ये दो नदी क्षेत्रों के बीच में है, ठीक है। दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। जो भी कोई भी ऊंचा क्षेत्र है जैसे ये, और ये दो नदी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है और इसी को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे भारत के अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीप की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलिए तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर लिखिए। तो आप ये ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। कहने का मतलब है कि 12 महीने इनमें जल भरा रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीप की नदियों में पूरे साल जल नहीं भरा रहता है, मौसम के अनुसार इनका जल सूख जाता है, यानी कि सर्दियों के बाद जैसे ही गर्मियाँ आने लगती हैं तो प्रायद्वीपीय नदियों का जल सूखने लगता है। हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी भरा रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त हो जाता है। हिमालय की नदियों में एक तो वर्ष भर वर्षा का पानी आता ही है, साथ ही में जो पर्वतीय क्षेत्रों पे जो हिम जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, वो गर्मियों के मौसम में पिघल जाती है, तो वह पानी भी हिमालय की नदियों में आता है, इसलिए ये वर्ष भर भरी हुई रहती है। दूसरी तरफ हम देखें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर ही निर्भर होती हैं और इनमें वर्ष भर जल नहीं भरा रहता है। अगला पॉइंट है हिमालयी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो हिमालय से बहकर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, बट जो पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। हिमालय पर्वत की नदियों की लंबाई अधिक होती है। अभी हम जब हिमालय पर्वत की और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी नदियों की लंबाई भी जानेंगे, तो अब हमें पता चलेगा कि हिमालय पर्वत की नदियों की लंबाई जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों से अधिक होती है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। हिमालय पर्वतीय नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हिमालय की जो
अधिकतर नदियाँ जो हैं वो जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और विशाल डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय पर्वतीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी जो हैं वो खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए तो अब हम इनके विषय में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु द्रोणी। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये देखिए, ये मानसरोवर झील है और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। ये देखिए, ये नदी मानसरोवर झील के पश्चिम में बहती है और पश्चिम में आगे बहकर ये लद्दाख के पास भारत में प्रवेश करती है और एक सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण भी करती है। इस चित्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हंसा। ये जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा और ये श्योक नदी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं और अंत में कराची में पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। अब हम मैप की सहायता से समझ लेंगे। ये सतलुज नदी जा रही है, ठीक है। सतलुज नदी में सबसे पहले ब्यास आकर मिलती है, फिर रावी नदी चिनाब में और चिनाब नदी आगे सतलुज नदी में, झेलम नदी, ये चारों नदियाँ सतलुज में मिलती हैं और ये सतलुज नदी मिठानकोट के पास सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है और फिर आगे चलकर सिंधु नदी जो है कराची के पास, यहीं कराची है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये गंगोत्री हिमानी का हमने इमेज लिया है और ये गंगोत्री जो है यहाँ से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है। दोनों इमेज की सहायता से आप समझ सकते हैं अच्छे से। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पानी दिखाई दे रहा है ये भागीरथी नदी है और जो मटमैला सा पानी दिखाई दे रहा है हमें, ये जो है वो अलकनंदा नदी है। देखिए अलकनंदा नदी, और ये जब भागीरथी से मिल जाती है तो ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अभी जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, फिर जब ये हरिद्वार के पास आ जाती है तो ये यहाँ से पर्वतीय भाग को यहाँ ख़त्म होकर ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। यमुना, घाघरा, गंडक तथा काउसी गंगा की हिमालयी सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी से इलाहाबाद में आकर मिलती है, ठीक है। ये गंगा नदी है और पीछे एकदम उसके ऊपर नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस जा रहा है, फिर भी आप समझ लीजिए कि ये इलाहाबाद में आकर से मिल जाती है। इसी के साथ ही ये जो घाघरा है, घाघरा नदी, गंडकी नदी और कोसी नदी, ये सब ये तीनों नेपाल हिमालय से गंगा में आकर मिल रही हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना जो है वो हिमालय के यमुनोत्री, यहाँ पर यमुनोत्री है, यहीं से निकलती है
और आगे बहकर इलाहाबाद में ये गंगा नदी से मिल जाती है, जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। प्रायद्वीपीय भारत का जो उठा हुआ भाग है, यहाँ से कुछ नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। इनका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी, ये तीनों जो है वो गंगा में आकर मिल जाती हैं। आगे चलकर गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। आगे चलकर जो गंगा नदी है यह इसमें ब्रह्मपुत्र आकर मिल जाती है और ये दोनों नदियाँ मिलकर एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी के पास आकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है और ये दोनों नदियों का डेल्टा है। डेल्टा में इन दोनों नदियों की बहुत सारी धाराएं हो जाती हैं। इन दोनों नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब तीसरी इमेज में आप देख लेंगे कि ये जो नदियाँ डेल्टा आकर बना रही हैं, इसको सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर से भी अधिक है और अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अभी हमने पढ़ा था कि दो नदियों के बीच जो उठा हुआ भाग होता है वो दोनों नदी द्रोणियों का जल विभाजक क्षेत्र कहलाता है। और चंडीगढ़ के पास जो अंबाला है यह सिंधु नदी तथा गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। आइए अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये है सिंधु नदी और ये दोनों ही नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील के पश्चिम में बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के पूर्व में बहती है। ठीक है, और मानसरोवर झील के पास में ही राक्षस ताल है। ये देखिए, ये राक्षस ताल है जहाँ से कि सतलुज नदी निकली हुई है। ठीक, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मानसरोवर झील से निकली हैं और वहीं पास में राक्षस ताल से सतलुज नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वरवा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आ रही है, तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है और यह भारत में, देखिए ये यू टर्न ले रही है यहीं से, यू टर्न लेकर, और ये जो नामचा वरवा पर्वत है इससे यह भारत में प्रवेश करती है और एक बड़े गौर्ज का निर्माण करती है। यहाँ इसे देहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये मानसरोवर से आ रही होती है तो इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं और जब ये नामचा पर्वत के पास से भारत में आती है तो इसे देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलकर यह नदी देवांग, लोहित और कैनुला व अन्य दूसरी नदियों के साथ मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताइए। आंसर है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है, ये देखिए मैप की सहायता से, यह असम में है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है और ये विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप है। और इमेज की सहायता से हम इस तरफ भी देख सकते हैं कि ये नदी बह रही है और इसके बीचों बीच ये द्वीप फैला हुआ है। इसको हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं और ये विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब है कि नदी पर बना हुआ द्वीप। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों को 6 द्रोणियों में बांटा गया है। पहली है नर्मदा, दूसरी है तापी, तीसरी है गोदावरी द्रोणी, चौथी है महानदी द्रोणी, पांचवी है कृष्णा द्रोणी और छठी है कावेरी द्रोणी।
चलिए अब हम पढ़ेंगे नर्मदा द्रोणी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट हुआ है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी से तात्पर्य है कि विवर्तनिक क्रियाओं यानी के कारण जब प्लेट्स में तनाव होता है, ठीक है, जब प्लेट्स में तनाव होता है तो तनाव के कारण धरती का कुछ भाग, धरातल का कुछ भाग नीचे धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। तो जो धंसा हुआ भाग है वो भ्रंश कहलाता है, ठीक है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जब यह नदी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते कई दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, हमने भेड़ाघाट का एग्जाम्पल लिया है और जो ऊपर शिव जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है ये अमरकंटक है, जो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज में बहती है। यहाँ यह धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और जो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से आगे निकलकर जबलपुर, भेड़ाघाट, ठीक है, यहाँ पर तवा बांध भी बना हुआ है, ओमकालेश्वर, बड़वानी, महेश्वर और यहाँ होते हुए या फिर बड़ोदरा भी इसी के पास है, जाकर लास्ट में गुजरात के खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। अब हम देखेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र है ये, जहाँ से तापी नदी निकली है। तापी द्रोणी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में हुआ है, ठीक है। ये तापी नदी जो है ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जो रेंज है ऊपर, वहाँ से हुआ है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये जो तापी नदी है यह भी नर्मदा के समान एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश में समझा चुकी हैं अभी, भ्रंश घाटियाँ कौन सी होती हैं। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। इसका जो द्रोणी क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। चलिए अब हम देखेंगे गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी जो नदी है ये जा रही है, यह प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप से तात्पर्य समझते हैं ऐसा भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो 3 ओर से, एक ओर अरेबियन सी, दूसरी ओर बे ऑफ बंगाल और तीसरी ओर हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। यह महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है और यहाँ पे ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है, उसी के ढालों से निकलती हुई है पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ये बता ही चुके हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी द्रोणी जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैली हैं, ठीक है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। महानदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि क्षेत्र से हुआ है और ये उद्गम क्षेत्र भी हमें दिखाई दे रहा है। यह उड़ीसा से बहते हुए, ये महानदी जो छत्तीसगढ़ से आती है, फिर यह उड़ीसा से बहते हुए यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। लेंथ जो है वो 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अब है कृष्णा नदी द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है कृष्णा नदी, ठीक है। और यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और पूर्व की तरफ बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसकी द्रोणी फैली हुई है।
अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला में से निकलती है। कावेरी जो नदी है वो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला में से निकलती है। ये देखिए कावेरी नदी बह रही है। तथा तमिलनाडु के कुड्लूर के निकट दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में मिल गई है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी द्रोणी जो है वो केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में फैली हुई है। चलिए अब हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये झील दिखाई दे रही है, इसका नाम है डल झील और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगली झील है नैनीताल। नैनीताल जो है वो उत्तराखंड की प्रसिद्ध झील है। इस तरह से कई झीलें हैं, जैसे सांबर झील है वो राजस्थान में स्थित है। और भी अगर हम देखें तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। और सब झीलें जो हैं वो इनकी अलग अलग विशेषताओं के कारण इनकी अलग अलग पहचान भी है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन बनता है नदियों के ऊपर से कि नदियों का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। भारत की जनसंख्या की जीविका कृषि पर निर्भर करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जीविका कृषि पर निर्भर करती है तथा अधिकतर कृषि में नदियों का ही जल द्वारा सिंचाई की जाती है। अधिकतर जो कृषि है वो नदियों के जल द्वारा ही सिंचित की जाती है। अगर हम देखें तो जो डैम बनाए जाते हैं ये किसी न किसी नदी पर बनाए जाते हैं। फिर डैम की सहायता से कई सारी नहरें निकाली जाती हैं और नहरों के द्वारा भी कृषि को सिंचन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है नदियों में नौ संचालन किया जाता है। नदियों में नौ संचालन यानी कि बोटिंग भी की जाती है, ठीक है। और नौ संचालन के साथ ही यहाँ पर जैसे नदियाँ हैं तो फिशरिंग भी की जाती है, यानी कि मछली पालन भी किया जाता है। एक और अन्य कारण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नदियों में जल से जल विद्युत निर्माण किया जाता है। नदियों के जल से जल विद्युत का निर्माण भी किया जाता है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बूलर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा बूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। आप लोग इसका आंसर इजीली बता सकते हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवणीय जल समझते हैं जहाँ की नमक पाया जाता है, लवण पाए जाते हैं। तो लवणीय जल वाली झील है सांबर झील जो कि राजस्थान में है और जहाँ का नमक बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है जो कि पश्चिमी घाट से पास से नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। अभी हमने पढ़ा था कि नर्मदा, ठीक है, और नर्मदा के नीचे जो तापी नदी है, ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तापी नदी। आशा करते हैं कि आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सभी नदी द्रोणियों के बारे में आपने विस्तार से समझा भी होगा, जाना भी होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।